प्रेफर करें यूरोपियन हिस्ट्री को अदर सब्जेक्ट्स के ऊपर, लाइक यूएस हिस्ट्री, इंडो पाक हिस्ट्री, ब्रिटेन हिस्ट्री एंड इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर के ऊपर। और हम बात करेंगे इस पे कि क्या यूरोपियन हिस्ट्री किस हद तक आपकी इंटरनेशनल रिलेशन के साथ ओवरलैप करती है, और किस हद तक ये इंटरनेशनल रिलेशन के पेपर में यूरोपियन हिस्ट्री आपको हेल्प करती है। और इसके साथ साथ हम सिलेबस भी देखेंगे सीएसएस का, और पास पेपर्स भी देखेंगे, और जनरल व्यू भी से जो है हिस्ट्री ओवरव्यू दूंगा मैं आपको यूरोपियन हिस्ट्री का। तो शुरू करते हैं यूरोपियन हिस्ट्री के ओवरव्यू से। देखें, आप कोई भी हिस्ट्री उठा उठा के पढ़ लें, वो चाहे अमेरिकन हिस्ट्री हो, चाहे आपकी एशिया की हिस्ट्री हो, चाहे इंडो पाक हिस्ट्री हो, चाहे आपकी इस्लामिक हिस्ट्री कल्चर हो, या फिर आपकी जो है चाइना की हिस्ट्री हो, कोई भी हिस्ट्री हो, वो कहीं ना कहीं से मिल के, कहीं ना कहीं से आप पॉइंट, उसका कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे वो यूरोपियन हिस्ट्री को टच कर रही होगी। मतलब कि इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि जितनी भी हिस्ट्रीज हैं वर्ल्ड की, जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनकी हिस्ट्री का जो रिवॉल्विंग पॉइंट है वो यूरोपियन हिस्ट्री हो सकता है। इसकी वजह है, क्यों, देखें, आप को अगर थोड़ा बहुत आइडिया होगा, अगर वर्ल्ड हिस्ट्री आपने पढ़ी है, तो इस तरह से यूरोपियन हिस्ट्री के अराउंड हर हिस्ट्री रिवॉल्व करती है। क्योंकि जो जब एनलाइटमेंट की एज थी, उससे पहले ही कुछ उस दौरान जो क्या हो रहा था, कॉलोनाइजेशन हो रही थी। ठीक है, वो जो यूरोपियन स्टेट्स थे वो पूरी ग्लोब को कॉलोनाइज कर रहे थे। और उससे क्या, उसमें कौन कौन से थे, फ्रांस था, ब्रिटेन, जो कि आपका इंडो पाक की हिस्ट्री में भी हम ब्रिटेन का जिक्र पढ़ते हैं, और इसके अलावा आपका जर्मनी था। ये वो स्टेट्स थे जो कॉलोनाइज कर रहे थे पूरे वर्ल्ड को। और ये जो कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस था वहां पे जब यूरोप में चल रहा था, तो वहां के जो नेशन थे उस टाइम के, वो ये समझते थे कि जी, जो स्टेट, जो नेशन ज्यादा कॉलोनाइजेशन करता है, वो ही ज्यादा जो है उसी कॉन्टिनेंट का पावरफुल स्टेट होता है, और वो ही ज्यादा जो है प्रेस्टेज और ऑनर के हिसाब से देखा जाता है उधर यूरोप में। तो इस हवाले से देखें तो ब्रिटेन ने सबसे ज्यादा कॉलोनाइजेशन में जो है आगे चला गया था ब्रिटेन, उसके बाद फ्रांस आता है, फिर दूसरे स्टेट्स आते हैं। लेकिन देखें, अब ये बात इसलिए आपको बता रहा हूँ, इसकी वजह ये है कि जो कॉलोनाइजेशन थी ना, ब्रिटेन ने की थी या फ्रांस ने की थी, तो वो जो कॉलोनाइजेशन का पीरियड है, जब वो कॉलोनाइज कर गए थे, तो हम उसको, उसी पार्ट को हिस्ट्री में पढ़ते हैं। जैसे हम, आप अमेरिकन रिवोल्यूशन में पढ़ते हैं, वहां पे ब्रिटेन का जो इनकला हुआ था वहां से, या फिर यहाँ इंडो पाक हिस्ट्री में यहाँ पे पढ़ते हैं हम। तो और अफ्रीकन हिस्ट्री में हम फ्रांस और जो ब्रिटेन का आपस में वहां पे तनाव होता रहा है डिफरेंट कॉलोनीज पे, वो पढ़ते हैं। तो इससे ये बात जाहिर होती है कि जो भी, जितने भी पार्ट्स की ग्लोबल हिस्ट्री है आप देख लें, वो जो है रिवॉल्व करती है आपकी यूरोपियन हिस्ट्री के इर्द गिर्द। ये बात यहाँ तक जो है इससे क्लियर हो जाती है। तो आप मतलब अगर आपको वर्ल्ड की हिस्ट्री को समझना है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप यूरोप की हिस्ट्री को समझें। ठीक है, पहली बात क्यों समझने, ये हो गई कि जी हर हिस्ट्री जो है इसके अराउंड रिवॉल्व करती है। और दूसरी बात यह है कि यूरोप की हिस्ट्री को समझना इसलिए जरूरी है, सीएसएस के लिए तो जरूरी है, वैसे भी अगर हम नॉलेज के लिए कह लें तो वो भी। देखें, जो आपका इंटरनेशनल रिलेशन हो, इंटरनेशनल लॉ हो, साइंस हो, पॉलिटिकल साइंस हो, कुछ भी हो, आप कोई भी उठा के देखेंगे ना, तो यूरोप का जिक्र आप जरूर पढ़ेंगे उसमें। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं, तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जो आई थी 1848 में, 1648 में, तो ये भी जो है आपकी वहां से अमर्ज हुई थी, यूरोप से। और जो ये बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, या मेकिंग ऑफ अलायंस का कॉन्सेप्ट है, या वर्ल्ड वार 1, जो बड़े बड़े जो दुनिया के इवेंट हुए हैं यहाँ पे यूरोप में हुए, तो इस हवाले से यूरोप की जो हिस्ट्री है वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अगर आप मुझसे कहें कि जी आप समरी दे दें यूरोप की हिस्ट्री को, समराइज कर दें कि क्या है यूरोप की हिस्ट्री, अगर आप इसकी समरी देना चाहें,
ये एक एक्चुअली यूरोप की जो हिस्ट्री है ये स्ट्रगल है, स्ट्रगल टुवर्ड पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन ऑफ यूरोप, स्ट्रगल टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, struggle toward freedom, struggle toward liberty, struggle toward ending the religious bigotry in the Europe. तो ये चार पांच चीजें हैं, इन चीजों के इर्द गिर्द आप कोई भी यूरोप की हिस्ट्री का इवेंट उठा लें, उसमें इन चीजों का जिक्र आएगा। अगर रिवोल्यूशन की बात कर लें तो हर रिवोल्यूशन में, चाहे वो फ्रांस का रिवोल्यूशन हो या फिर रशियन रिवोल्यूशन हो या फिर उससे पहले वाले जो 30 या 48 में, जो 1848 में रिवोल्यूशन आए, उसमें यही चीजें थी कि लोग क्या चाह रहे थे, लिबर्टी चाह रहे थे, फ्रीडम चाह रहे थे, और जो है रिलीजन जो बाइगोट्री थी वहां पे उसको खत्म करना चाह रहे थे, प्रोग्रेस चाह रहे थे, एजुकेशन चाह रहे थे। तो एक स्ट्रगल है, क्योंकि जो यूरोप था उस टाइम बहुत ही ज्यादा एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होती थी वहां पे, मोनार्क्स होते थे, किंगशिप होती थी वहां पे। किंग का एक ऐसा मतलब होता था कि जो किंग है ना वो डिवाइन, उसको राइट है कि लोगों को कैसे गवर्न करे। हमें कोई भी यहाँ पे वो नहीं है कि जी हम क्वेश्चनिंग कर सकें कि जी आपने ये जो पॉलिसी बनाई है क्यों बनाई है। तो उसकी जो कमांड होगी वो डिवाइन कमांड होगी, क्योंकि डिवाइन कमांड को तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता ना, तो वो चैलेंज नहीं हो सकती थी। तो वो, अगर हम किंग लोयस 16 की बात कर लें ना, तो वो कहता था आई एम द स्टेट। इस तरह की जो है वो उनमें जो है एक पॉलिटिकल सेटअप पाया जाता था। तो किंग को एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी थी, होती थी, वो एक डेस्पोटिक लीडर होता था पूरे यूरोप में। लेकिन एक जो बर्तानिया की यूरोप में हिस्ट्री है वो कुछ अलग है थोड़ी यूरोप से। वो इसलिए क्योंकि वो थोड़े से, उन्होंने जो है चीजों को अर्ली अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था, बाद में यूरोप ने जो है दूसरे यूरोप में जो उन चीजों को अडॉप्ट किया। जैसे कि आप मैग्ना कार्टा की बात कर रहे हैं उसमें, और इस तरह की राइट्स की बात जो है बाद में राइट ऑफ मैन जो फ्रांस में की गई, वो तो 12th सेंचुरी में हुई थी, लेकिन फ्रांस में फिर जाके ये 18th सेंचुरी में हुई है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो ब्रिटेन था उसमें जो है चेंज की जो अडॉप्शन थी दैट वाज कमिंग अर्ली बिफोर यूरोप अदर यूरोपियन स्टेट्स, और बाद में जो है दूसरे यूरोपियन स्टेट्स जो हैं इस पे अमल करते गए। तो बिल्कुल अगर आप प्रिसाइज वे में अगर इसकी समरी देख लें तो ये दैट वाज द स्ट्रगल अगेंस्ट द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, लिबर्टी, फ्रीडम, सोशल प्रोग्रेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल साइंटिफिक डेवलपमेंट, और जो है ऐसा इसमें एक और था कि जो लॉ था ना उसके हवाले से भी यूरोप में एक इस तरह की कंडीशन थी कि जो लॉ था वो भी जो आपका था, एक जगह का लॉ जो था वो दूसरी जगह पे फिट होता था। चेंज कर दें बस, मतलब कि आप फिट नहीं होता था। मतलब कि आप फ्रांस की अगर बात करें तो वो जो फ्रांस था उसके अंदर एक जगह का लॉ, यानी एक पार्ट के लॉ, जो लॉ है वो दूसरी जगह पे अप्लाई नहीं हो रहा था, उधर का अपना लॉ था। तो लॉ की कंडीशन भी बड़ी डेटोरिएटेड थी। तो उसके जो है जो लोगों के जो राइट्स थे वो बड़े पैमाने पे वायलेट हो रहे थे। तो इसकी वजह से वो क्या चाह रहे थे, अपनी जो है लिबर्टी चाह रहे थे, फ्रीडम चाह रहे थे। तो इस तरह से जो है एक यूरोप की हिस्ट्री को हम समराइज कर सकते हैं कि दैट वाज स्ट्रगल अगेंस्ट पॉलिटिकल जो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, सोशल प्रोग्रेस, इकोनॉमिक अपलिफ्ट एंड राइट्स ऑफ मैन, ह्यूमन राइट्स। अच्छा जी, हम ये तो जनरल एक ओवरव्यू दिया मैंने यूरोप का। अब इसको हम जो है ज्यादा बढ़ाते हैं इसी बातों को सिलेबस के थ्रू। सिलेबस देखते जाएंगे और मैं बताता जाऊंगा, आपको ओवरव्यू देता जाऊंगा। अब देखें जो सीएसएस का सिलेबस है उसमें सबसे पहले जो है 100 मार्क्स का यूरोपियन हिस्ट्री आपका, उसमें आपके 20 मार्क्स जो हैं आते हैं, आपके एमसीक्यूज आते हैं। और जो एमसीक्यूज होते हैं वो
आपके 20 मार्क्स के होते हैं और एवरेज लेवल के होते हैं, इतने नहीं मुश्किल होते। आप सही से अगर ये पूरी हिस्ट्री को पढ़ लेते हैं तो आराम से आप 15 से 17 एमसीक्यूज तो आराम से कर लेते हैं। तो ये एक 20 नंबर का एमसीक्यूज आता है और 2 पार्ट्स होते हैं पेपर में, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 50 मार्क्स का होता है और पार्ट 1 जो वर्ल्ड वॉर 1 से पहले जो यूरोप की हिस्ट्री थी उसमें पार्ट 1 से पूछते हैं अक्सर। और पार्ट 2 में जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप की हिस्ट्री है टिल नाउ, तब से पूछते हैं। इसके बारे में पूछते हैं पार्ट 2 में। तो हम इसके बारे में अभी बात करते हैं, पहले सबसे पहले पार्ट 1 के बारे में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड नेपोलियनिक एरा 1789 से 1815 तक। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड नेपोलियनिक एरा नंबर 1 पे आप पढ़ेंगे सबसे पहले। अब इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग के जी, फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन आया, काजेस क्या थे उसके, भाई क्या कंडीशंस थी, सोशल कंडीशंस क्या थी, पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी, रिलीजन कंडीशंस क्या थी, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी, और क्या वो फैक्टर्स थे जिसकी वजह से रिवॉल्यूशन आया। तो हम काजेस को इन डेप्थ स्टडी करेंगे। ये सवाल बाद में देख लेते हैं, उन इन काजेस को जो है हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे। और ये फ्रांस रिवॉल्यूशन में ये डिफरेंट एंगल से सवाल पूछते हैं एफपीएससी वाले यूरोपियन हिस्ट्री में। कि आप देखें मिसाल के तौर पे कभी वो पूछ लेते हैं व्हाट वाज द रोल ऑफ पॉलिटिकल फिलोसोफर इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब यहाँ पे उसको उन्होंने स्पेसिफाई कर देते हैं कि जी आपने जस्ट और काजेज नहीं बताने, फुल पॉलिटिकल जो फिलोसोफर थे उनके काज क्या है, और उनका रोल क्या था इस रिवॉल्यूशन में, रोशो का क्या रोल था, आइडेंटिटी का क्या रोल था, जो मुख्तलिफ जो उस टाइम के यूरोप में जो पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, खास करके जो फ्रांस में, उनका क्या रोल है इस रिवॉल्यूशन में। तो उसके ऊपर आपने बात करनी है। फिर कभी 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 कहते हैं व्हाट डिस्कस द काजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट। सिंपल डायरेक्ट पूछ लेते हैं क्या काजेज थे। तो उसमें हम सोशल काजेज भी देख लेंगे, पॉलिटिकल काज, इकोनॉमिकल काज, ये सारे रिलीजन काज एक एक करके हम जो है इसको डिस्कस करते हैं। देखिए जब फ्रांस का रिवॉल्यूशन आया था तब यूरोप जो था तकरीबन पूरे यूरोप की एक ही कंडीशन थी। उसमें क्या था कि आपका जो रिलीजन था वो डोमिनेट कर रहा था यूरोप को। फ्रांस की अगर बात करें पर्टिकुलरली हम, उसमें जो वो था वो डोमिनेट कर रहा था आपका, अपना फ्रांस को डोमिनेट कर रहा था, रिलीजन जो है फ्रांस को डोमिनेट कर रहा था। जो क्लर्जी थी वो जो है उसको रन करती थी पॉलिटिकल जो सेटअप है। बहुत सारी जगहों पे जो किंग्स होते थे वो उनसे जो है मशवरा लेके उनको साथ मिला के जो स्टेट लेवल पे डिसीजंस हो रहे होते। तो जो रिलीजियस जो कंडीशंस थी वो एक इस तरह की थी। देखें सोशल कंडीशंस में आपकी उस टाइम जो रिवॉल्यूशन आया था आपके उस टाइम 3 जो है आपके जो है वो बने हुए थे, क्लासेस बने हुए थे। एक क्लर्जी, नोबिलिटी और जो है पीजेंट्स, ठीक है। अब जो ये सबसे ज्यादा जो सप्रेस जो निचला तबका था यूरोप में, खास करके अगर फ्रांस में, तो वो कौन थे, वो जो थे पीजेंट्स थे, वो बर्जर्स थे। अब इनका क्या है कि जी जो टैक्सेस लगाई जाती थी वो डायरेक्ट टैक्सेस हों, इनडायरेक्ट टैक्सेस हों या साइड टैक्सेस हों, तो वो टैक्सेस सारी इन बेचारों को देनी पड़ती थी। तो इनका जो क्या था कि जो सोशल इनकी कंडीशंस थी बहुत ही अजीब और गरीब थी। और ये इतनी मतलब इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये रोटी खरीद के खा सकते थे। तो मतलब एक तरह से जो है एक डिवाइडेड स्ट्रक्चर बन गया था सोसाइटी का, जिसमें जो क्लर्जी सबसे ऊपर आ रहे थे, जो क्रिश्चियन चर्च को जो होल्ड कर रहे थे, उसके बाद नोबिलिटी। अब इन दोनों क्लासेस के लिए बहुत ज्यादा प्रिविलेजेस थे। जैसे कि मिसाल के तौर पे जो किंग लुईस 16 थे, उन्होंने क्या किया हुआ था, वेर्सली एक प्लेस है फ्रांस में, वहां पे एक जबरदस्त जो है एक जगह बनाई हुई थी लग्जरी टाइप की। तो उसमें अय्याशी की हर किस्म की चीजें वहां पाई जाती थी। अब वो किंग साहब को कुछ पता ही नहीं था कि जी क्या हो रहा है फ्रांस में, कहाँ पे
कौन भूखा सो रहा है या लॉ अप्लाई हो रहा है या स्टेट किस तरफ जा रहा है, कुछ भी नहीं उसको लेना देना था इन चीजों से। तो वो एक तरह इस तरह की कंडीशन बन गई थी, जो गरीब था वो बहुत गरीब होता जा रहा था। तो वो ये चीजें उनको उकसा रही थी कि जी रिवॉल्यूशन अब आना चाहिए। तो फाइनल ये हुआ कि वो इतने मदहोश थे, जो लीडर्स थे, जो किंग्स थे, वो उन्होंने जो है फ्रांस को फाइनल फाइनल जो है बैंकरप्टेसी की तरफ लेके चले गए। तो क्राइसिस आ गए, इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गए। उन्होंने क्या किया जी, अमेरिकन जो इंडिपेंडेंस वार थी उसमें फ्रांस को जो है पार्टिसिपेट करवाया, क्योंकि फ्रांस जो था ब्रिटेन का वहां पे वो था, एनिमी था यूरोप में, और उसी एनिमी को वो जो है बदला लेने के लिए उन्होंने जो है क्या किया, उधर साथ दे दिया फ्रांस में। अब इससे क्या हुआ, हो गया इंटरनल इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए फ्रांस के अंदर। इस वजह से जो है एक आपकी जो आपके जो किंग थे, लोएस किंग 16, उन्होंने जी टैक्सेस लगा दिए। तो इस नतीजे में क्या हुआ कि जो बॉर्जेस थे, जो पीजेंट्स थे, वो रोडों पे आ गए और जो है ये फ्रांस जो है रिवॉल्यूशन की तरफ बढ़ने लग गया। तो एक पूरी रिवॉल्यूशन की हिस्ट्री ये 1789 से लेके 1795 तक चलता है। ये एक एक लम्हे का रिवॉल्यूशन नहीं है, ये एक पूरा पीरियड है। तो इस सारे जो है इवेंट्स को हम स्टडी करते हैं। इसके बाद आप देखते हैं नेपोलियनिक एरा को, जो है नेपोलियनिक एरा में। अब नेपोलियनिक एरा में ये था कि जी पूरा बैलेंस ऑफ पावर जो था वो उसने जो है चेंज कर दिया था। उसने बहुत सारी लैंड जो यूरोप की कंक्योर कर ली थी। तो उसने जो है एक नेपोलियन ने जो है पूरा अलग जो है रीस्ट्रक्चर कर दिया था यूरोप को। ठीक है, तो उसमें जो बैलेंस ऑफ पावर था पूरा शिफ्ट हो गया था, चेंज आ गया था। उसने एक कॉन्टिनेंटल सिस्टम भी दिया था। तो ये चीजें सारी जो है हम पढ़ेंगे बाद में, जब हम जो रेगुलर सेशन चलाएंगे। और ये कॉन्टिनेंटल सिस्टम जो था अगेंस्ट किसके था, ये ब्रिटेन के अगेंस्ट था। उसके बाद जो हम पढ़ रहे हैं फॉल ऑफ नेपोलियन, और उसके क्या काजेस थे जी, नेपोलियन फॉल हुआ। तो ये सारे जो है क्लासेस रेगुलर जब चलेंगी। तो 18 जो दूसरे नंबर पे पॉइंट है द कंसेंट ऑफ यूरोप। ये जो हम ये जो है 1815 से लेके 1813 तक, इस एरा को हम कहते हैं मैट्रेंच सिस्टम, मैट्रेंच एरा। अब ये जो मैट्रेंच एरा है ये क्या है, ये एक्चुअली रीस्टोरेशन ऑफ यूरोप है, जो कि 1789 से पहले यूरोप हुआ करता था। यानी कि जो फ्रांस के रिवॉल्यूशन था उससे पहले जो यूरोप होता था, वैसा यूरोप को बनाना दोबारा से, इस एरा को हम कहते हैं मैट्रेंच एरा। क्योंकि उससे पहले जो यूरोप था वहां पे डेस्पोटिक लीडर थे, किंगशिप था, क्लर्जी ने होल्ड किया हुआ था। जो पीजेंट्स थे उनकी कंडीशंस बहुत खराब थी। तो उसके रिवॉल्यूशन के बाद जो एक अच्छा सा मतलब माहौल बना था यूरोप में, लिबर्टी आ गई थी, डेमोक्रेसी आ गई थी। तो लेकिन जो वियना के जो कांग्रेस ऑफ वियना हो गई, जो मैट्रंच एक लीडर थे, किंग थे किसके, ऑस्ट्रिया के, वो चाहते थे कि जी मैंने जो है पुराना सिस्टम लाना है यूरोप में। इससे जो नया सिस्टम है, इससे क्या हो रहा है, जो हम किंग्स हैं, जो नोबिलिटी है, जो अपर क्लास है यूरोप की, इसको नुकसान हो रहा है, इसके जो है अखराजात पूरे नहीं हो रहे। तो उन्होंने क्या किया, एक पूरा जो है यूरोप को बुला लिया एक जगह पे, उसको कहते हैं हम कांग्रेस ऑफ वियना। वहां पे एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में रशिया को कुछ हिस्सा बांट दिया पोलैंड का, और इसके अलावा ब्रिटेन को शिप जो है, बर्तानिया को उन्होंने जो है पोर्ट्स दे दिए। सबको खुश कर दिया मैट्रेंच ने, और एक कॉमन पुलिस फोर्स बना दी यूरोप में जी के अब जो है मोनार्की रहेगी यूरोप में। जो है अब जो है जो भी रिवोल्यूशनरीज फोर्सेस होंगी यूरोप में, उसको जो है हम काउंटर करेंगे कलेक्टिव जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। और यहाँ से आपका यूएन और लीग ऑफ नेशन का जो कॉन्सेप्ट है, इधर से जो है बेसिकली इमर्ज होता है। और बैलेंस ऑफ पावर तो आप पढ़ते ही हैं। इसके बाद फोर्सेस ऑफ कंटिन्यूटी, आपकी जो नेशनलिज्म है, लिबरलिज्म है, रोमांटिसिज्म है, सोशलिज्म, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कॉलोनिज्म, ये सारी चीजें भी आपके सिलेबस का पार्ट है, एक एक करके पढ़ेंगे। अच्छा जी, जी इसके बाद है फोर्थ नंबर पे ईस्टर्न क्वेश्चन। अब ईस्टर्न क्वेश्चन पे सवाल आते हैं अक्सर। एक्चुअली ईस्टर्न क्वेश्चन ये है कि रशियन एक्सपेंशन टुवर्ड ईस्ट ईस्ट एंड रोल ऑफ फ्रांस, ब्रिटेन एंड ऑटोमन एम्पायर
एनकाउंटरिंग द रशियन एक्सपेंशन। और जो ऑटोमन अंपायर थे वहां पे जो जो उसके जो छोटे छोटे जहाँ पे स्टेट्स थे उसके ऊपर जो कब्जा किया होता और उसकी एक्सपेंशन को काउंटर करना। तो एक ये पूरी जो है इवेंट्स है, सीरीज है, यहाँ पे क्रिमियन वार भी होती है। तो ये वार भी जो हम इसमें सिलेबस में पढ़ेंगे जब आगे चलेंगे। उसके बाद एक फिफ्थ नंबर पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द यूरोपियन हिस्ट्री, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ये हर बार पूछते हैं, हर बार मतलब ज्यादा ही पूछते हैं कुछ। यूनिफिकेशन ऑफ इटली में आप इस बार 2020 में पूछे यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अब यूनिफिकेशन ऑफ इटली में क्या क्या पूछते हैं कि पूरी जो है आप पहले तो इसकी डेडलाइन देखें कि किस तरह से जो है इटली यूनिफाई हुई है, उसमें क्या क्या चीजें आई हैं यूनिफिकेशन में। और इसकी जो है जो रिवोल्यूशन आ रहे थे यूरोप में, उसके जो इफेक्ट्स थे 1813 का रिवोल्यूशन, 1840 का रिवोल्यूशन, उसने क्या जो है इस यूनिफिकेशन में रोल प्ले किया। इसके बाद जो है ऑब्स्टिकल्स क्या हैं यूनिफिकेशन में, और जो वहां पे काउंट केवर थे और जो लोग थे उनका क्या रोल रहा है, कभी कभार नाम दे के जो है पूछ लेते हैं यूनिफिकेशन ऑफ टीम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द यूरोपियन हिस्ट्री। आगे उसके बाद है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अगर आप पूछे मुझसे कि बिफोर वर्ल्ड वार वन यूरोप की हिस्ट्री में सबसे बड़ा इवेंट कौन सा है, तो मैं बताऊंगा आपको यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी को यूनिफाई करना एक बहुत ही बड़ा यूरोप की हिस्ट्री में इवेंट है। और इसकी यूनिफिकेशन के बाद जो यूरोप का जो स्ट्रक्चर है वो 180 डिग्री चेंज हुआ है बिल्कुल। क्योंकि पहले तो जो एग्जिस्टेंस थी वो टू पावर्स एग्जिस्ट करते थे, फ्रांस और ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया और प्रूशिया, ये पावर्स थे। लेकिन जब ये प्रूशिया और ऑस्ट्रिया यूनिफाई होके जर्मनी बन गया, दैट वाज बिग चैलेंज टू डोमिनेंस ऑफ ब्रिटेन इन द यूरोप। तो इसके जो आने के बाद जो ये था कि जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी थी एक चैलेंज था। अब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में जब आप पढ़ेंगे एक्चुअली इसमें जर्म्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार भी जो है एग्जिस्ट करते हैं। अब वो क्यों, देखें जब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुई थी, वो जो लीडर थे आर्टोहान बिस्मार्क जर्मनी के, बहुत ही एक पॉलिटिकल प्रैग्मेटिक टाइप के लीडर थे। वो जो थे जनाब उससे बड़े मुतासिर थे आपके जो है मैकियावाली से। वो कहते थे कोई भी चीज डिप्लोमेटिकली हम हल नहीं कर सकते, एक्चुअली जो आपका जो फोर्स है, जो एक्चुअली आपकी पावर है, वो ही जो है आपको जो है हेल्प करती है कोई भी चीज अचीव करने में। तो ये पॉलिटिकल प्रैग्मेटिक पेसिमिस्टिक टाइप के ये लीडर थे जो आपके ऑटोहन बिस्मार्क, उनका रोल था बहुत बड़ा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में। अब उन्होंने क्या किया था, जो वार हुई थी फ्रांस की और पर्शियन की वार जो हुई थी 1870 और 1871 में, ये वार हम एक डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि इस पे सवाल। इसमें जब यूनिफाई हो गया ना जर्मनी, तो इसमें जर्मनी जीत गया था फ्रांस से। जीतने के बाद वो ऑटोन बिस्मार्क ने क्या किया, जो प्लेस ऑफ वर्सली थी वहां पे जाके यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का ऐलान कर दिया कि जी जर्मनी अब यूनिफाई है और मैं उसका एम्परर हूँ, फिलहाल जो है इसका किंग है। अब इसमें देखिए इसमें क्या हुआ, जो नेशनलिज्म के सेंटिमेंट्स थे उसके फ्रांस के लोगों में वो ज्यादा बढ़ गए कि जी हमारी जो पावर होती थी, हमारी जो ग्लोरी होती थी, वो तो ऑटोन बिस्मार्क जनाब ने सब कुछ जो है खत्म कर दी है। तो इस तरह की जो है एक प्रोसेस हुआ था जिसके बाद जो है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुई थी। तो एक्चुअली दैट वाज द पॉइंट दैट ट्रिगर्ड द नेशनलिज्म इन यूरोप, और जो कि आपकी काज करती है जो है वर्ल्ड वार वन का भी एक काज है। उसके बाद ही बिस्मार्क का जो पूरा प्रोसेस है यूनिफिकेशन का ये पढ़ते हैं। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली के ऊपर सवाल आता ही आता है, तकरीबन आता रहता है। और उससे पहले जो कांग्रेस ऑफ वियना हमने किया उसके ऊपर भी एक सवाल आता है पार्ट वन में, या फिर नेपोलियनिक और या फ्रांस रिवोल्यूशन से। अब जो वर्ल्ड वार वन थी उसके बारे में भी आ जाता है
जी, अलायंस क्या थे, काउंटर अलायंस कौन से थे और इसमें क्या-क्या काजेज़ थी और बाल्कन्स जो वार हुई थी, ये सारी चीज़ें। पार्ट 2 में आपकी जो चीज़ है वो सबसे पहले है जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई है उसके बाद जो पूरा जो है यूरोप का जो एक पूरा जो है चेंज आया यूरोप में और जो कैजुअलिटीज़ हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेके फर्स्ट वर्ल्ड वार को लेके और जी इसके बाद जो है जो ट्रीटी हुई, जो लीग ऑफ नेशन बनी, तो इसके ऊपर जो है हम पढ़ेंगे कि लीग ऑफ नेशन क्यों बनाएगी, क्या वजह थी और वर्ल्ड वार 1 के बाद जो है किस तरह बन गया था आपका यूरोप। उसके बाद जो ये एरा है वर्ल्ड वार 1 से लेके वर्ल्ड वार 2 तक का इस एरा को हम जो है कह सकते हैं सिंपल कि ये एरा जो है एक अनरेस्ट एरा रहा है और यहाँ पे डिक्टेटरशिप और रेसिज्म, फासिज्म और नाजीज्म का एरा रहा है यूरोप में। डिक्टेटरशिप रही है यूरोप में। तो हम जो डिक्टेटरशिप थी इटली में और जो जर्मनी में नाजीज्म थी, हिटलर जो एक नाजी पार्टी के सरबराह थे, इन सारी चीज़ों को और इसके अलावा जो रशियन का रिवॉल्यूशन था मार्क्सिज्म को लेके ये रिवॉल्यूशन कैसे इंस्पायर हुआ स्टालिन और दूसरे लोग जो थे उनका किरदार फिर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रेट डिप्रेशन जो एक आप देख लें इसके बाद जो है आर्म रेस और ये सारे टॉपिक देखें आप इधर देखें जो इंटरनेशनल रिलेशन के आप अगर सिलेबस को देखेंगे ना तो यहाँ पे जो क्या है आपका सिलेबस तकरीबन ओवरलैप हो रहा है अगर आपके पास नेट है अभी खोल लें आप देख लें आप देखें कि जो पेपर 2 है वहां पे आप फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है आपकी पूछते हैं ठीक है पेपर 2 का पार्ट है उसके बाद जो फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेके जो सेकंड वर्ल्ड वार तक जो एरा है जो ग्लोबल वर्ल्ड आर्डर है उसके बारे में पूछते हैं वो भी पार्ट है इंटरनेशनल रिलेशन के सिलेबस का लीग ऑफ नेशन आर्मामेंट डिसआर्मामेंट अब देख लें सारे यहाँ पे आ रहे हैं यूरोप की हिस्ट्री में वो भी पार्ट है फासिज्म नाजीज्म जी जी बिल्कुल आप नोट करते जाएं ये सारे टॉपिक बता रहा हूँ ये आईआर के पार्ट 2 में सारे टॉपिक दिखेंगे आपको आप अभी खोल लें सिलेबस मुझे तो याद है आप अभी खोल लें देख लें तो नाजीइज्म हो गया फासिज्म हो गया ये सारे अब फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेके जो भी यूरोप की हिस्ट्री है ना सेकंड वर्ल्ड वार तक की वो सारी आपकी इंटरनेशनल रिलेशन में भी आती है और आपके जो है इसमें यूरोपियन हिस्ट्री में भी आती है तो यानी कि इतना बड़ी जो है ओवरलैपिंग हो रही है उसके बाद जब सेकंड वर्ल्ड वार है ये भी आप पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में इधर भी आप पढ़ेंगे ठीक है इवेंट्स कौन थे काजेस क्या थे इसके बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर जो चेंज हुआ वो आप यूरोपियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे और उसके बाद जो है पोस्ट वार यूरोप पोस्ट वार जो सेटलमेंट्स हुई हैं ठीक है फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन और इकोनॉमिक रिकवरी ऑफ यूरोप मार्शल प्लान जर्मन क्वेश्चन इसके अलावा आपके पास यूरोपियन यूनियन री एमर्जेंस ऑफ यूरोप राइज ऑफ यूएसए ये सारे जो है आपके आ जाते हैं यूरोप की हिस्ट्री में और आ, ये जो है आपकी यूरोप की हिस्ट्री में आते हैं और स्क्रीन जरा सही जी डिकोलोनाइजेशन ठीक है तो वर्ल्ड वार 1 के अब एक सेकेंड थोड़ा सा स्क्रीन में जी तो अब मैं एक्चुअली आपको बताना ये चाह रहा हूँ इस सिलेबस से कि देखें आप IR2 को खोल लें IR इंटरनेशनल रिलेशन पार्ट 2 को तो खोल लें इसके सिलेबस के पार्ट 2 को भी खोल लें आप देख लें दोनों ही एक चीजें यानी अगर आप यूरोपियन हिस्ट्री का पार्ट 2 कवर करते हैं तो इसका मतलब है तकरीबन आपने पार्ट 2 इंटरनेशनल रिलेशन का कवर कर दिया एक्सेप्ट जो फॉरेन पॉलिसीज हैं कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज की वो एक्स्ट्रा टॉपिक है बाकी सारी टॉपिक वो कवर हो रही हैं बस 2-3 चीजें उन्होंने एक्स्ट्रा डाल दी हैं जो कि पाकिस्तान के बारे में उधर है और वो आप नो हाउ कहीं और से पढ़ के आ रहे होंगे तो यानी कि अगर आप यूरोप की हिस्ट्री अच्छी तरह से कर लेते हैं तो 80 to 70% आप पार्ट 2 IR का कर लेते हैं ठीक है तो ये डिकोलोनाइजेशन जैसे हो गया और यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी हो गई
ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, ये सारी चीजें जो है ओवरलैप करती हैं। अब हम आते हैं कि जी क्या सजेस्टेड रीडिंग हो सकती हैं। जी सिर्फ यूरोपियन यूनियन नहीं, बहुत ज्यादा सिलेबस जो है आईआर से ओवरलैप करता है यूरोपियन हिस्ट्री का। हम ज्यादातर हमें टीचर्स बताते हैं कि यूएस हिस्ट्री का कर रहा है। मेरा तो खैर मुझे नहीं पता यूएस हिस्ट्री का कितना कर रहा है, लेकिन जो यूरोपियन हिस्ट्री है वो तो ज्यादा ओवरलैप करती है। देखें आप पहले चले जाए, मैं बता रहा था कांग्रेस ऑफ वियना और जो बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट, एक्चुअली ये यहाँ पे ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया यूरोप से इमर्ज हुई है। तो इंटरनेशनल रिलेशन की जो एवोल्यूशन हुई है, जो नेशन स्टेट सिस्टम बनना शुरू हुआ है, एक्चुअली ये यूरोप में ही हुआ है सारा प्रोसेस। तो अगर आप यूरोप की हिस्ट्री को समझेंगे ना, तो एक्चुअली आप जो है समझे कि आप इंटरनेशनल रिलेशन को भी समझ रहे हैं। तो बहुत दोनों मतलब बहुत ही ओवरलैप करते हैं। और इसकी जो हिस्ट्री के जो एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मैं मिसाल दूं आपको, फ्रांसिस फुकुयामा ने जो एक थीसिस लिखी थी 90s में, उसने कहा था जी ये जो है अब जो आपका कैपिटलिज्म है, दैट इज द एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड डेमोक्रेसी इज द एंड ऑफ द हिस्ट्री। तो इस तरह के जो इवेंट थे आप यूरोप में पहले भी देख सकते हैं, क्योंकि 1814 में इस तरह की बात कही गई थी, जो कि 90s में कही जा रही है। 1814 में यूरोप में इस तरह की बात कही गई थी। हेगल और एक और थे, उन्होंने कहा था जब फॉल ऑफ नेपोलियनिक हो गया था, उसने कहा था अब जो ये सिस्टम है ना, जो जो यूरोप का, ये फाइनल सिस्टम। लेकिन उसके बाद जो बहुत बड़ी चेंजेस आई, तो वो नहीं रहा। अभी फिर फ्रांसिस फुकुयामा ने जो 90s में जो थीसिस दी अपनी, उस थीसिस में उन्होंने जी ये बताया कि जी ये एंड ऑफ हिस्ट्री है और ये फाइनल जो है एक सिस्टम है जिसके थ्रू जो है ग्लोबल अफेयर्स चलेंगे। लेकिन बात यह है कि ये चीजें आप यूरोप की हिस्ट्री में पहले ही पढ़ के आए। अब एक मिसाल और दूं, आजकल आपके ट्रेड वार्स चल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। चाइना का और रशिया का जो है ट्रेड वार चल रहा है। सॉरी, चाइना और यूएस का जो है ट्रेड वार चल रहा है। अब इससे पहले आप देखें यूरोप में जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम था, नेपोलियन लाए थे कॉन्टिनेंटल सिस्टम। एक्चुअली वो ये था, नेपोलियन चाहते थे, नेपोलियन ने तो पूरी यूरोप को फतह करके रखा हुआ था, लेकिन उससे दो बड़ी जो ताकतें थी उस टाइम की, ब्रिटेन और रशिया, वो कन्क्योर नहीं हो रही थी। तो वो कुछ उसको लेके बहुत कुछ परेशान था, वो कुछ करना चाह रहा था नया, कि इनको मैं कैसे जो है हराऊं। तो उन्होंने क्या किया कि जो एक सिस्टम लाए कॉन्टिनेंटल सिस्टम के नाम से। अब ये क्या था, दैट वाज द इकोनॉमिक ब्लॉकेट टू ब्रिटेन। एक इकोनॉमिकली उसको ब्लॉक करने की कोशिश की नेपोलियन ने, कि भाई जो भी मैंने लैंड्स, जो जितने भी जो कंट्रीज हैं जिनको कन्क्यूर कर लिया है मैंने, इनमें से कोई भी कंट्री जो है आपकी ट्रेड नहीं कर सकेगी बर्तानिया के साथ। तो ये एक आप देखें जो इकोनॉमिक वार्स थी, एक जो अभी चल रही है कॉन्टेम्पररी इंटरनेशनल अफेयर्स में, तो वो पहले से ही आपकी जो है एक आप देख रहे हैं कि यूरोप में, यूरोप की हिस्ट्री में जो है यूरोप की हिस्ट्री का पार्ट रही है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, इंटरनेशनल लॉ को या वर्ल्ड्स के अफेयर्स को समझना चाहते हैं ना, तो एक्चुअली आप यूरोप की हिस्ट्री को अंडरस्टैंड जरूर करें। चाहे आप ऑप्शनल में आपकी यूएस हिस्ट्री है, आपकी इंडो पाक हिस्ट्री है, लेकिन आप कोई एक आधी बुक पढ़ने में कुछ नहीं होता। आप आराम से, जरूरी नहीं आप सारे इवेंट बैठ के रटें, एक जनरल थीम जो है अपने जहन में बना लें कि जी इस तरह से जो है प्रोसेस हुआ था, इस तरह से चेंजेस आई थी और इस तरह से चीजें जो हैं हुई हैं। तो एक आपकी समरी बैठ जाएगी, एक थीम बैठ जाएगी, जनरल बैकग्राउंड बैठ जाएगा ना, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आपकी कोई भी हिस्ट्री है तो आप जर्नल जो है यूरोपियन हिस्ट्री जरूर पढ़ें, क्योंकि ये जो है सभी चीजों में आपको काम आने वाली है सीएसएस में। अब हम बात करते हैं कि हमने सीएसएस के सिलेबस को देख लिया। अब जो है बात करते हैं यूरोप के मैप की। एक नेक्स्ट स्क्रीन थी इस, एक सेकेंड आगे थी वो, एक सेकेंड।
जी, इसको ज़ूम करना हो मैप पे लाके। अच्छा, हम मैप को अभी जो है यूरोप का मैप देखेंगे। 16th सेंचुरी का जो मैप था वो वाला आगे होगा। जी। जी, सॉरी। अच्छा, एक्चुअली ये जो मैप है मैंने निकाला है एक बुक से, और ये जो मैप है ये जो है निकाला है मैंने पॉल कैनेडी की जो बुक है उससे। अब देखें यहाँ पे जो है, आप देखें ये 16th सेंचुरी का यूरोप है। फ्रांस के साथ हॉली रोमन अम्पायर, और इसके जो है साइड में बिल्कुल नीचे आपकी वेस्ट और जो है। जी। ऑटोमन अम्पायर। ठीक है। अब ऑटोमन अम्पायर से जो नीचे आपका जो हिस्सा आ रहा है दैट इज एक्चुअली नेपलिस, पेडोमेंट, सेडनिया, और जो सिसिली के जो एरियाज थे एक्चुअली। ये जो नीचे जो आप देख रहे हैं ऑटोमन अम्पायर थे नीचे इस तरफ मेडिटेरियन सी के साथ ऊपर, ये जो है एक्चुअली आपका इटली है। जो नेपलिस देख रहे हैं आप, जो पपल स्टेट्स देख रहे हैं आपकी, पेडोमेंट, सेडिनिया हो गया, ये सारी जो स्टेट्स आपकी आती हैं इटली में आती हैं। इसके जो जो आपका जो ऊपर है वो हॉली रोमन अम्पायर है, और इससे जो हॉली रोमन अम्पायर के साथ में जो है फ्रांस है और स्पेन है। ऊपर जो है पोलैंड है, और उससे ऊपर जो है रशिया है, मॉस्कोवी जिसको कहते थे पहले। अब इसके साइड में क्या है, ऑटोमन अम्पायर है। ये एक्चुअली मैप था यूरोप का। और ये जो बाद में आप देखें किस तरह से ये पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हुई है। नेक्स्ट मैप में आप अगर आप प्रेजेंट मैप देखें यूरोप का, तो देखें किस तरह का ये मैप है, उससे रिलेटेड चेंजेबल कितना है ये जो है एक ओल्ड मैप है 16th सेंचुरी का। ठीक है। आप देखें यूरोप, अब देखें इतने पॉलिटिकल जो है यूनिट्स में यूरोप जो है डिवाइड हो गया है। बहुत सारे कंट्रीज बन गए हैं। रशिया की जो है साइड में देख लें आप, फिर जो है जो ब्रिटेन था उस टाइम का बड़ा नॉवेल पावर, और फ्रांस आ गया आपका, जर्मनी आ गया। जर्मनी देखें पहले आप देखेंगे कितने बड़े थे, अब बाद में जाके ये जो वर्ल्ड वार 1 हुई, वर्ल्ड वार 2 हुई, जो डिकोलोनाइजेशन का प्रोसेस हुआ, इन सारी चीजों के बाद जो है अब जो है कितने जो है यूरोप छोटे छोटे पॉलिटिकल यूनिट्स में डिवाइड हो गए। तो एक जो हमारा इंशाल्लाह लेक्चर जो होगा, कंप्लीट जो लेक्चर होगा यूरोप का जो मैप है, उसकी जो पॉलिटिकल डिवीजन है उसके ऊपर हम जो है एक लेक्चर रखेंगे। जो उसके सीज हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं आपस में, क्योंकि किसी भी आप जो है चीज की हिस्ट्री को समझने के लिए जरूरी है कि आप उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन समझेंगे। जब तक वो नहीं समझ में आती तो हिस्ट्री कैसे समझ में आएगी। तो हम उस पे भी एक जो पहला जो लेक्चर होगा सेशन का ऐसी पे रखेंगे। जो ये मैप है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो पास्ट पेपर्स हैं यूरोपियन हिस्ट्री के, उसमें जो है कौन से एरा फोकस्ड हैं, और क्या क्या जो सवाल जो है पूछे जा रहे हैं एफपीएससी में, और किस तरह के जो है ये पेपर्स बन रहे हैं। तो हम जो है अभी पास्ट पेपर एनालिसिस करेंगे। जी, ये देखें पहला पेपर सबसे, ये जो है सीएसएस 2016 का पेपर है।
आप देखें, अब इसको देखें। अब सवाल जो पार्ट 1 में जो पूछ रहा है, सेक्शन 1 में जो पूछ रहा है पार्ट 2 के, वो कहता है जब द कनेक्शन बिटवीन द आइडियाज ऑफ फ्रेंच फिलोसोफर एंड द रिवोल्यूशन वाज इनडायरेक्ट एंड remote. The philosopher did not preach revolution, rather they undermine the faith of people in the old order. एक्चुअली ये हम जब डिस्कस करेंगे, ये थोड़ा सा नजर नहीं आ रहा कि फ्रांस की जो रिवोल्यूशन हुई आई थी, इसमें क्या कनेक्शन था इन चीजों का, जो फ्रेंच फिलोसोफर थे। और दूसरा सवाल आप देखें इसमें, व्हाट एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ डिड कांग्रेस ऑफ वियना ट्राई टू अचीव। सिंपल, कांग्रेस ऑफ वियना पे सवाल ज्यादा देते हैं, फ्रांस के रिवोल्यूशन पे भी देते हैं, कांग्रेस ऑफ वियना पे भी देते हैं। हाउ फार वाज इट प्रूव टू बी सक्सेसफुल इन द लाइट ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ इवेंट्स इन यूरोप। सिंपल बताना है कि जी एम्स क्या थे, मेटरंच साहब क्या चाह रहे थे कांग्रेस ऑफ वियना में, उसने किसको किस तरह से खुश किया, रशिया को पोलैंड दे के खुश किया, पोप को जो है एक इटली का पार्ट दे दिया, और इसके अलावा जो है बॉबलियन जो डायनेस्टी थी वो इटली में रिस्टोर कर दी, फ्रांस को जो है कुछ पार्ट ऑफ इटली दे दिया। इस तरह से उनको खुश करके एक ये जो गोल्स थे, एक्चुअली गोल क्या था कि जी बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन रहे, मोनार्कीज जो है एक्चुअली जो रिस्टोरेशन की आर्डर की चाह रहा था, जो ओल्ड मोनार्क का आर्डर था वो जो है यूरोप में बना रहे, एक पुलिस फोर्स बने, जो भी रिवोल्यूशनरीज आए उनको काउंटर करें। फिर बहुत सारी जगहों पे काउंटर भी किया। तो ये चीज आपसे पूछ रहा है, आप पूछ रहा है हाउ फार वाज इट प्रूव टू बी सक्सेसफुल इन द लाइट ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ यूरोप। आप बताएं कि कब ये जो फ्यूचर के इवेंट्स हुए हैं उसमें कितना ये सक्सेस रहा है। 1848 तक नहीं, एक्चुअली 1815 में चला, 1848 में ये खत्म हो जाता है। इसकी एक्चुअली कांग्रेस ऑफ वियना वहां तक जो है इसका जो सिस्टम था चल सकता है, उसके बाद ये खत्म हो जाता है। अच्छा, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द रिवोल्यूशन ऑफ 18 एंड 13 1848। जो रिवोल्यूशन आए ना यूरोप में, ये चार रिवोल्यूशन नहीं 5 रिवोल्यूशन है एक्चुअली। एक 17 जो फ्रांस का रिवोल्यूशन था 1789 का, उसके बाद ये 1830 का रिवोल्यूशन, ये भी एक्चुअली फ्रांस में आया था, बाद में जो है पूरी यूरोप में चला गया। फिर जो है 1848 में जो रिवोल्यूशन आया, फिर जो है इसके बाद आपका रशियन रिवोल्यूशन आया, और एक और पढ़ते हैं हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन, फ्रांस रिवोल्यूशन और 1830 एंड 1848 रिवोल्यूशन, ये कभी ना मतलब हर बार जो है इनमें से सवाल पूछता है, कभी फ्रांस का रिवोल्यूशन पूछ लेता है या कभी दोनों पूछ लेता है। अच्छा, जैसे मैं पहले ही बात कर रहा था, यहाँ भी यूनिफिकेशन पूछ ली इटली और जर्मनी की। एक बात यूरोपियन हिस्ट्री में बहुत ही मैं आपको कहूँ, अगर आप देखें ना सिलेबस, आपको बहुत ही बड़ा नजर आएगा, बहुत ही बड़ा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे जी इतना बड़ा सिलेबस है, कवर कैसे होगा। लेकिन अब अगर जब पढ़ने बैठे ना, जब इवेंट समझेंगे ना, तो आप कहेंगे बहुत ही आसान है। अब बगैर सिलेबस देखे मैं आपको बताऊं ना यूरोप की हिस्ट्री में आप क्या कवर करें, इधर में अगर आपसे लिखा हूं ना, मैं आपको बोलूं जी फ्रांस का रिवोल्यूशन कवर कर लें, नेपोलियनिक का एरा कवर कर लें, मैट्रिक्स सिस्टम कवर कर लें, 1813-40 के रिवोल्यूशन को कवर कर लें, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली कवर कर लें, पार्ट 1 हो गया बस। मतलब कि उधर तो इतनी सिलेबस में चीजें, अगर ये 6-7 आप देखें ना, इधर चॉइस है हमारे पास, 3 क्वेश्चन है, 1 2 3। अब 1 2 3 4 क्वेश्चन है, हमने कितने करने, 2 ऊपर वाले पार्ट से करने और 2 नीचे वाले करने। तो अगर ये टॉपिक हम सही से पढ़ लेते हैं, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, कांग्रेस ऑफ वियना, नेपोलियनिक सिस्टम और मैट्रेंच एरा एंड फ्रांस रेवोल्यूशन, तो जी हमारा पार्ट 1 में तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि हमारा सवाल रह जाए, मतलब हो जाता है तकरीबन। बाकी जब आप ये चीजें पढ़ेंगे तो पूरा यूरोप समझ में आएगा आपको। कोई सवाल आ गया ना तो पार्ट 1 से आप ये इसको ट्रिगर कर देंगे। तो ये 7-8 बड़े इवेंट्स हैं, एक्चुअली वही पढ़ने होते हैं जिसको इतना बड़ा करके एफपीएससी वालों ने दिखाया है, जो कि कंफ्यूज कर देता है नए बच्चे को, पढ़ने वाले को, कि जी इतनी बड़ी हिस्ट्री अब कौन करेगा, यूरोप की हिस्ट्री इतनी ज्यादा है। ये 5 है। अब पार्ट 2 तो हमने हर जगह से पढ़ा हुआ है, मतलब आप जहां भी जाते हैं
इंटरनेशनल रिलेशन में जाएं, वर्ल्ड वार वन का जिक्र सुनते हैं आप, वैसे भी बचपन से वार का जिक्र सुनते हैं। अब पार्ट 2 में आप क्या पूछते हैं, वर्ल्ड वार वन पूछते हैं। वर्ल्ड वार वन से लेके वर्ल्ड वार 2 तक का जो एरा है, जो आर्डर रहा है, जो डिक्टेटरशिप थी, जो फासिज्म थी, जो नाजीज्म थी यूरोप में, उसके उसके ऊपर सवाल पूछते हैं। और तीसरा सवाल आपका जो है ग्रेट डिप्रेशन, इसी एरा से ग्रेट डिप्रेशन से पूछते हैं। और या कभी जो है लीग नेशन पे भी आपको नोट देते हैं, या जो है ट्रीटी ऑफ वर्सली पे भी आपको लिखने के लिए कह देते हैं पार्ट 2 में। और वर्ल्ड वार 2 और कोल्ड वार, और उसके बाद यूरोप का क्या रोल रहा है वार ऑन टेररिज्म, और जी अब जो है यूरोप ने कैसे प्रोग्रेस किया है, ये आपकी चीजें पूछ लेते हैं इसमें। अब देखें, अब पहले सवाल में उन्होंने क्या पूछा, क्रिटिकली इवैल्यूएट द काजेस ऑफ अलाइड विक्ट्री इन द वर्ल्ड वार वन। वर्ल्ड वार वन में जो है जो अलाइड विक्ट्री के जो काजेस थे, ये आपने जो है एवोल्यूशन का इसको इसके ऊपर लिखना है, ठीक है। तो वही पूछ लिया, डिस्कस द जनरल काजेस ऑफ द राइज ऑफ डिक्टेटरशिप इन यूरोप आफ्टर द, वही जो अभी मैंने आपको बताया कि क्या थे काजेस यूरोप में जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार के। सॉरी, ये पूछ रहा है कि जी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो डिक्टेटरशिप आई यूरोप में, उसके क्या काजेस थे। तो ये सिंपली मैंने कहा कि जी डिक्टेटरशिप का जो एरा है यूरोप में वो। अब तीसरे में सिंपल जो है आपसे नोट पूछ रहा है, बोल्शेविक रेवोल्यूशन, कोल्ड वार, यूरोपियन यूनियन। अब देखें, अभी भी अगर आपने यूरोप की हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई, ये पेपर देखेंगे, एक चीज तो जरूर आती होगी, कोल्ड वार का नाम सुना होगा आपने। वर्ल्ड वार सीएस का एस्पिरेंट है, ये तो सुनते हैं आप। वर्ल्ड वार वन का नाम सुना होगा, वर्ल्ड वार 2 का नाम भी कुछ हद तक सुना होगा, और ये जो रेवोल्यूशन है, बोल्शेविक रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, ये भी नाम हम सुनते आ रहे हैं। तो देखिए, सिंपल सी चीजें सादे अल्फाज में पूछ रहा है, कोई मुश्किल नहीं है जी। अब नेक्स्ट पेपर आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, जी अब ये देख लें, हाउ डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड एरा ऑफ नेपोलियनिक पार्ट 1 को देख लें, वही पूछ लिया। हाउ डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द एरा ऑफ नेपोलियनिक कॉन्सिक्वेंसेस, लिबरलिज्म, नेशनलिज्म एंड कंजर्वेटिज्म। अब वही पूछ रहा है जी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, और नेपोलियनिक जो कॉन्क्वेस्ट हुई थी उसके जो है इफेक्ट्स पूछ रहा है। तो वही मैंने कहा जी, आप रेवोल्यूशन कर लें, नेपोलियन के एरा कर लें, एक सवाल हो गया। हो गया जी। दूसरा पूछ रहा है, व्हाट वाज द जर्मन कॉन्फेडरेशन, हाउ डिड इट अटेम्प्ट टू रिजॉल्व द क्लासिकल प्रॉब्लम सेंट्रल यूरोप। ये थोड़ा सा रिलेटेड है जर्मन यूनिफिकेशन, लेकिन थोड़ा सा हट के पूछा है। और बिटवीन मेजोनी, केवर एंड गेराल्डी, हु डू यू थिंक मेड द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इटालियन यूनिफिकेशन। आ गया जी इटालियन यूनिफिकेशन, हो गया जी। अब तीसरा पूछ रहा है, वुड इट बी फेयर असेसमेंट ऑफ बिस्मार्क लेगेसी that is creating a united Germany has laid foundation of the first world war। शुरू में ही लेक्चर के मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी थी, जो बिस्मार्क का रोल था, उसमें ही जर्म्स थे वर्ल्ड वार 1 के। और यही चीज पूछ रहा है एज इट इज, देख लें आप सवाल। तो इतना मुश्किल नहीं, बस वही मैंने जो आपको बताया इवेंट्स आपने कवर किए हैं सही से। तो ये पार्ट 1 हो गया। चलो जी, पार्ट 2 में क्या पूछ रहा है, हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वार जनरेट कंडीशन तो द, थोड़ा सा पेपर जो है वो है में इमरजेंस ऑफ रेडिकल लेफ्ट विंग, रेडिकल राइट मूवमेंट इन, वही पूछ रहा है जी। उसके बाद जो डिक्टेटरशिप आई थी, यो यूरोप की जो स्टेट कंडीशंस थी वार बाद, उस ऊपर जो है ये पूछ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज इन योर व्यू दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट लीड द यूनाइटेड स्टेट्स, अच्छा इंटरनेशनल, अच्छा ये पूछ रहे यूएस के बारे में, इसने पूछ लिया है थोड़ा सा हट के कि जी आपकी सोच में क्या है कि जी यूनाइटेड स्टेट्स ने क्यों जो है पॉलिसी ऑफ आइसोलेशनिज्म अपनाई थी, और बाद में जो है उन्होंने इंटरनेशनलिज्म की पॉलिसी अपनाई। तो ये करंट अफेयर्स और यूरोपियन हिस्ट्री और यूएस हिस्ट्री से मिलता जुलता सवाल उन्होंने पूछ लिया है। राइट शॉर्ट नोट ऑन द 4 ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, अब जब ये पढ़ेंगे आप, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, द बर्लिन वॉल और विंस्टन चर्चिल,
तो इनमें से आप जो है आराम से इन चीजों पे नोट लेंगे, तो कितना सिंपल पेपर है, कोई मुश्किल नहीं है। आगे चलें, नेक्स्ट पेपर। बस हम करते हैं अभी कुछ ही देर में। बस आखिरी पेपर डिस्कस कर लें तो फिर खत्म करते हैं। थोड़ा सा स्क्रीन पता नहीं क्या मसला हो गया। अब देखें जी, ये पेपर आ गया एसपीएससी वाले का। ये कहते हैं कि नेशनल आइडियाज एंड फेयर डिटरमाइन द कोर्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन द 18th सेंचुरी डिस्कस। सिंपल सीधी सी बात पूछ रहा है कि जो रैशनल आइडियाज थे, जो एक लॉजिकल रीजनिंग के बुनियाद पे जो लोग जो ऊपर आए थे, जो पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, उन्होंने जी फ्रांस रेवोल्यूशन जो है वो चीजें फ्रांस रेवोल्यूशन का कोर्स डिटरमाइन करती हैं। डिस्कस कर लें, सिंपल जब आप पढ़ेंगे। मैंने यही अर्ज किया कि फ्रांस का रेवोल्यूशन देखें, हर पेपर में आ रहा है। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ नेपोलियनिक बोनापार्ट होम पॉलिसी इन फ्रांस सोसाइटी, आप पढ़ लें। ठीक है, हाउ वुड यू आर्ग्यू दैट लेसन कैन नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम द यूरोप रिवोल्यूशन इन 1813 and 1814 हिस्टोरिकल प्रोसेस स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। वही 1813 और 40s की जो है बात पूछ रहा है रेवोल्यूशन की, थोड़ी सी जो। जी जी, मैं बुक बता रहा हूँ बस अभी। What kind of symbol were used the moment for uniting Germany, Italy and in the 19th century? वो यूनिफिकेशन पूछ ली, फ्रांस रिवोल्यूशन पूछ लिया। जो मैंने आपको चीजें सारी बताई उनमें दो सवाल आ गए उनमें से। चलो जी, अब इतना बड़ा यूरोपियन हिस्ट्री नहीं करना आपने। हाउ डिड द ग्रेट डिप्रेशन, अब ग्रेट डिप्रेशन पूछ लिया जी। और कैपिटलिस्ट ट्रेंड प्रोमोटेड द आइडियोलॉजीज ऑफ सेक्युलरिज्म एंड लिबरलिज्म इन द 20th सेंचुरी वेस्टर्न यूरोप डिस्कस। तो ये चीजें तो हम पढ़ते हुए आते हैं। हाउ डिड वायलेंस, तो बस जनरल में आपको बता दूं कि अगर इन पेपर्स को हम देख के कह सकते हैं कि जो आपका जो पहला पार्ट है, अगर आपने जो 6-7 महीने पार्ट बताए हैं इवेंट्स, वो आपने सही से कर लिए तो आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद जो सेकंड जो पार्ट है उसमें वर्ड 1 से लेकर 2 तक, 2 के बाद नाउ जितने भी जो बड़े लेवल के इवेंट्स हैं वो आपने कवर कर लिए यूरोप की हिस्ट्री, तो आपका इंशाल्लाह पेपर आसानी से हो जाएगा। अब जो बुक्स हैं, मैं आपको बुक्स के बारे में बताता हूँ कि वो जो बुक्स हैं कौन कौन सी होनी चाहिए आपकी इसके लिए। जी, एक जो रिकमेंडेड बुक है, दो बुक्स आप जो है इसके लिए पढ़ लें। एक एचएल जो है आप पीकॉक की बुक है वो पढ़ लें आप, ये लिख लें आप भले। जो इधर एफपीएससी की रिकमेंडेशंस में आप देखेंगे ना तो आपको मिल जाएंगी। एक पीकॉक की बुक है वो रिकमेंडेड बुक है एफपीएससी से, और दूसरी जो बुक है वर्ल्ड हिस्ट्री पॉल कैनेडी की, ये भी रिकमेंडेड बुक है एफपीएससी से। ये दो बुक्स हैं। और एक तीसरी है, बहुत छोटी सी बुक है, वो एक इंडियन राइटर है जसवंत के नाम से। ये जो है आपको, अगर दोनों बुक्स जो हैं वो जर्नल आपके, वो तीसरी जो इंडियन राइटर की मैंने आपको बताई है, उसने उन दोनों की एक समझे प्रिसाइज फॉर्म में समरी दे दी उन दोनों बुक्स की। तो ये तीनों बुक्स जो है आप यूरोपियन हिस्ट्री की पढ़ लें तो आराम से जो है आपका यूरोपियन हिस्ट्री जो है सिलेबस कवर हो जाएगा। जी, फिजिकल क्लासेस जो हैं एक्चुअली अभी तो नहीं हो रही। अभी आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, और फिजिकल क्लासेस जब होंगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पेस के जो प्लेटफॉर्म से आपको कंफर्म कर देंगे। जी, कोई सवाल हो? अच्छा, जी रजिस्ट्रेशन, अगर कोई जो है डिटेल जाननी है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड। अच्छा जी, पेज नेम जो है, हाँ स्कोरिंग का बताता हूँ जी, ये तो भूल में ही बताता हूँ। जो डिटेल अगर आपको जाननी रजिस्ट्रेशन करानी, तो ये दोनों नंबर्स जो हैं, एक तो मेरा है, एक दूसरा है नंबर, ये दोनों आप जो है सेकंड वाला है वो मेरा है, आप इन जो है इन नंबर से कांटेक्ट कर लें।
तो जो है आप रजिस्टर्ड करवा दें। और सेकंड जो है डेमो क्लास इंशाल्लाह कल होगी, फिर जो है इंशाल्लाह हम रेगुलर क्लासेस लेंगे। तो जी, स्कोरिंग ट्रेंड का पूछा है आपने। स्कोर यार अगर हम देखें ना तो यूरोपियन हिस्ट्री का स्कोर यूएस हिस्ट्री से कंपेयर करके देखें अच्छा आता है उसके कंपैरिजन में। पेपर्स आसान, स्कोर अच्छे और आराम से, मतलब थोड़ी सी मेहनत पे। अगर आप यूएस हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो सीएसएस में फेल करवा सकता है। यूरोपियन हिस्ट्री में बिल्कुल मेहनत नहीं करेंगे तो फेल होंगे, ये तो जाहिर बात है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे ना तो बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कि हम फेल हो जाएं यूरोपियन हिस्ट्री में। और यूएस हिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि आप अगर ओवरफिशियल थोड़ी सी मतलब जनरल जो है सुपरफिशियल जो है आप लिखेंगे तो वो क्या करेंगे, आप फेल कर देंगे यूएस हिस्ट्री में। लेकिन यूरोपियन हिस्ट्री में आप अगर थोड़ी सी भी मेहनत कर लेंगे तो स्कोर अच्छा आता है। मैं आपको बताऊं ये ऐसा सब्जेक्ट है 70 तक के स्कोर दिए है इसने। मैंने डीएमसी जैसे देखी 70 तक जो है सीएसएस में इसने स्कोर दिया है। तो मैं तो यही बोलूंगा एस्पिरेंट्स को कि जी आप ये यूरोपियन हिस्ट्री है आप करें। आपने पेपर्स देखें, कोई मुश्किल नहीं था, चीजें देखी आपके सामने हैं। अच्छी तरह से जो है गाइड ले लें और लेक्चर लेके पढ़ लो, कोई मसला नहीं यूरोपियन हिस्ट्री को कवर करना, बहुत आसान है। जी आप एमसीक्यूज जब ये पढ़ेंगे ना बुक, तो ये आप अब जब नोट्स बनाना शुरू करेंगे तो जो जो इम्पोर्टेंट चीजें लगी, जैसे मिसाल के तौर पे जी फ्रांस का जब रिवोल्यूशन आया था उस टाइम उसका किंग कौन था, जी आपने लिख लिया किंग लुइस 16। उसके बाद आप पढ़ रहे हैं मिसाल के तौर पे जी कांग्रेस ऑफ वियना कब हुई थी, 1815 में। जी आपका जो यूनिफिकेशन का प्रोसेस था जर्मनी का या इटली का, वो कब हुआ था, खत्म शुरू, तो वो आपने नोट कर लिए। तो एमसीक्यू आप जो है के इस तरह से तैयार कर सकते हैं। जो सजेस्टेड रीडिंग्स हैं उसको आप सही से पढ़ेंगे और नोट डाउन करेंगे मेन मेन पॉइंट्स को, तो इंशाल्लाह एमसीक्यू उधर से ही कवर हो जाते हैं। कोई एक्स्ट्रा चीज एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है एमसीक्यूज के लिए। जी कुछ कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। आप लोगों के अगर कोई सवाल हो तो अभी पूछ सकते हैं। जी अब्दुल बासित वो तो बता दिया था, फीस का तो बता दिया था, क्लियर कर दिया था। अच्छा इसमें आज, अच्छा मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि जी किस तरह से, हाँ ये सवाल अच्छा है अमाद का, मैं पहले इस पे बात करूं कि जी हम क्या करेंगे। ये तो जस्ट हम मैंने बहुत सारी चीजें बताई कि हम क्या करेंगे यूरोपियन हिस्ट्री में, लेकिन पहले तो सारी जो हिस्ट्री है जो सिलेबस है वो मैं आपको कवर कराऊंगा। 20 लेक्चर्स बहुत ज्यादा हैं इनको कवर कराने के लिए। और उसके बाद जो है हम मैं एक्स्ट्रा जो दिन होंगे आपको टाइम फ्रेम दूंगा कि जी आपने इस दिन को टेस्ट देना है तो 3 टेस्ट लूंगा। एक जो है मेगा टेस्ट होगा जो कि एफपीएससी का जो पेपर पैटर्न है, इस तरह से पेपर बनाऊंगा मैं और आपको इसी पेपर पैटर्न पे टेस्ट देना होगा। तो प्री एग्जाम प्रैक्टिस होगी एक आपकी, तो इसमें आपकी ओशन भी हो जाएगी, एक टेस्ट भी हो जाएगी। तो इस तरह से हम ये इसमें करेंगे और उसमें पूरा जो है यूरोप की हिस्ट्री कोर्स है सीएसएस का। और एक्स्ट्रा चीज क्या होगी, जो आपका मैप वगैरह हो गया, मैप रीडिंग उसकी अंडरस्टैंडिंग खास करके यूरोप की, वो चीज प्लस में जो है 3 टेस्ट और के जो टेस्ट होगा एफपीएससी पैटर्न पे, वो टेस्ट उनकी एवोल्यूशन। और बाकी तो आप कभी भी किस तरह की गाइडेंस ले सकते हैं मुझसे। जी कोई और सवाल? हाँ अगर अगर अभी घोषिया से इतना करीब आ गया है तो अगर आप इसको अभी उठा के अभी से ही शुरू कर देना किसी अच्छे मॉनिटर से पढ़ के, तो मैं कहता हूँ एक 20 दिन में आराम से हो जाएगा। आप इतने भी मतलब कमजोर हैं पढ़ाई में तो 1 महीने में तो आराम से हो जाएगा। जो चीज मैं रेकमेंड कर रहा हूँ जिस तरह से आपने लेके चलना है, तो इसी बेस पे
आप आराम से इस जो है टेन्योर में कर सकते हैं, और ना ही कर सकते हैं बल्कि अच्छे स्कोर ले सकते हैं इंशाल्लाह ताला। ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि 1 साल लग जाए, 6 महीने लग जाएँ, बिल्कुल नहीं लगेंगे। आप जो है गाइडेंस के थ्रू प्रॉपर वे में अगर करना बैठे तो ये 20 दिन बहुत बड़े होते हैं। आपका बिल्कुल अच्छा कवर हो जाएगा और इंशाल्लाह स्कोर भी आ जाएगा। जी, कोई और सवाल? हाँ जी, ये जो है 45 मिनट्स का लेक्चर होगा डी, ठीक है? तो 1 कलाक 1 आवर का भी हो सकता है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक जो फॉर्मल टाइमिंग है इतनी हो सकती है। जी, नेक्स्ट क्लास की टाइमिंग और नेक्स्ट क्लास जो है वो भी आपकी डेमो क्लास होगी और फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, तो आप जितनी जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन करवा लें अपनी। तो नेक्स्ट क्लास जो है, जो पेस का प्लेटफ़ॉर्म है उस पे हमें बता देंगे आपको। जी। जी, बिल्कुल इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट इसमें बता देंगे उसके पेज से प्लेटफ़ॉर्म से आपको नेक्स्ट डेमो के लिए बता देंगे।